नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं दुनिया भर में होने वाले सारे इवेंट्स जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो दुनिया भर में ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है जो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू पर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर, या फिर आप सोचिए कि आपके इनकम और आपके एक्सपेंसेस पर असर डाल सकती है, तो वो यहाँ पर ज़रूर डिस्कस होगा। उसके कॉज और उसके इफेक्ट को एनालाइज किया जाएगा और आपका गोल है कि उसे सीखना कि किस तरीके से दुनिया में होने वाली सारी चीज़ें फाइनेंशियली इम्पैक्ट करती है किसी कंट्री को, किसी कंट्री के इंडिविजुअल को। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है ना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। ऑल्दो ये एकदम से आप कहोगे कि आपके पॉकेट को असर नहीं डाल रहा है, बट इसका इम्पैक्ट है फाइनेंशियली इंडिया के ऊपर काफ़ी। इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एवरेज एक आदमी की लाइफ कितनी है इंडिया में, ये फॉर द फर्स्ट टाइम 50 सालों में ये नीचे गिरी है। यस, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली हाफ सेंचुरी, 50 सालों में इंडिया ने विटनेस किया एक मॉडरेट डिक्लाइन अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। 2017 से 2021 का अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपैक्ट बताया जा रहा है कोविड-19 पैंडेमिक का, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नीचे आई है। तो एक टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती थी, 49.7 ईयर्स होती थी 1970 में, और अब ये बढ़कर के 70 ईयर्स हो चुकी है 2016-2020 का अगर आप डेटा देखोगे, और 69.8 पर ये आई है 2017 से 2021 के पीरियड में। तो 2017 तक का जो डेटा है वहाँ हम अच्छे से ग्रो कर रहे थे। 2016 से लेके 2020 तक भी खराब नहीं रहा है, बढ़िया रहा है, ग्रोथ अपवर्ड रहा है। बट 2017 से 21 में हमें ड्रॉप देखने को मिला, और जो ड्रॉप है ये न्यूमेरिकली काफ़ी छोटा है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर है कि किस तरीके से हमारे पॉपुलेशन पे एक बहुत बड़ा टोल आया है 2019 के बाद, जब से हमने कोविड-19 पैंडेमिक फेस किया। और शार्प इंक्रीज देखा, नंबर ऑफ डेथ रिकॉर्ड हुए नेशनली अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड नंबर पे, और जो एनुअल रजिस्टर्ड डेथ्स थे वो 5 से 6 मिलियन रहते थे पिछले 20 सालों में, और कोविड वेव ने जब हिट किया तो यहाँ पे करीब डेथ बढ़ करके 10.2 मिलियन हो गए, मतलब 26% बढ़ गए। जो एवरेज डेथ होती थी इंडिया में कितना 50 लाख से 60 लाख रहती थी, और वो अचानक से 1 करोड़ हो गई, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। तो इवन 2020 में भी अगर आप देखोगे, जो पहला पैंडेमिक ईयर था, डेथ ऑलरेडी बढ़ गए थे 6% 2019 के कंपैरिजन में। यूनियन टेरिटरीज और अक्रॉस 32 स्टेट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड कुछ जो स्टेट्स हैं जिन्होंने हायर डेथ रिपोर्ट किया 20 से 21 के बीच में, उसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, बेसिकली ये जितने भी मेजर स्टेट्स हैं हमारे, ये दे हैव टॉप्ड द लिस्ट। तो मैं कहूँगा छोटे स्टेट्स को अगर आप हटा दो, तो जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, हमारा जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा असर देखने को मिला। कोविड रिलेटेड फैटेलिटीज़ की वजह से हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज आया 2020 से 21 के बीच में, जहाँ पे 1,60,618 डेथ 2020 में जो थी वो बढ़ करके हो गई 4,13,580 डेथ इन 2021। तो 150% का इंक्रीज आया डेथ के नंबर में। अब इससे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि क्या होता है ऐसे सिचुएशंस में किसी भी कंट्री के ऊपर ना फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि उसे अपने सिटीजन्स के हेल्थ केयर पे खर्चा करना होगा, ज़्यादा बढ़ाना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स डालने होंगे। और तो ये एक ऐसा रीज़न है जो हुआ है एक पैंडेमिक की वजह से, जो पूरी दुनिया में कॉमन है। सो द गुड थिंग इज़ कि सिर्फ इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम है, इंडिया रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आप डेथ रेट देखोगे बाकी देशों में, तब आप हैरान हो जाओगे नंबर को देख करके, क्योंकि वहाँ भी हमें इससे या इससे कई ज़्यादा बड़े इंक्रीजेस देखने को मिले हैं डेथ रेट में। तो अब हमें देखना होगा कि जो अगले 5 साल का डेटा आता है वो कैसा आता है, और उसके बेसिस पे ही हम आगे जज कर पाएंगे। अब यह है एक एडिटोरियल आर्टिकल, बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल आर्टिकल है, ठीक है। ये है, इसका टाइटल है ट्रम्प्स मिसगाइडेड प्लान टू वीकन द डॉलर। अब कई लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए अगर मैं बोलूँगा तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डॉलर को कमज़ोर करना चाहते हैं। किसी भी कंट्री को अगर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, बाहर विदेशों में भेजना है, तो उसे क्या करना होगा, अपने करेंसी को तो वीक करना होगा ना। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि आप जापानीज करेंसी को देखिए कितना वीक है, ये चाइनीज करेंसी कितनी वीक है, जितनी भी एक्सपोर्ट कंट्री वाली साउथ कोरियन को देखिए जो वॉन है, कितना मतलब वीक है ये। तो इंडिया की करेंसी जब वीक होती है तो ये कोई बुरी न्यूज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, बस बहुत वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए, एकदम से ड्रॉप, बड़े बड़े ड्रॉप्स ही आने चाहिए, ठीक है।
स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, लेकिन ड्रॉप तो रहेगा ही लॉन्ग टर्म में। अब यहां पे बात करता हूं मैं डोनाल्ड ट्रंप के प्लान की। अब देखिए होता क्या है, इस फिनोमिनन को अगर आप इस एडिटोरियल आर्टिकल अच्छे से समझेंगे तो मुझे लगता है आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यूएस प्रेसिडेंट का जो टैरिफ वॉर है वो फुल स्विंग में चल रहा है, फुल स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अब उनके एजेंडा में क्या है। आपने टैरिफ वॉर तो शुरू कर दिया, अब आप नेगोशिएट कर रहे हो कंट्रीज के साथ, अब अगला स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे काफी सारे अपना अटेंशन जो है, काफी सारे लोग अपना अटेंशन दे रहे हैं मार-आ-लागो अकॉर्ड पर। तो मार-आ-लागो अकॉर्ड क्या है, ये एक प्लान है जो प्रपोज किया गया था स्टीफन मिरान द्वारा जो चेयर हैं ट्रंप के काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स में। तो ये चेयरपर्सन है काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स में डोनाल्ड ट्रंप के, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ टू वीकन द डॉलर। ट्रंप का नेक्स्ट गोल है कि वो डॉलर को वीकन करे, कमजोर करे। तो इंडिया में तो लोग इलेक्शन लड़ते हैं इस बात पे कि यार हमारी करेंसी कमजोर हो रही है, ये तो गलत है। तो ट्रंप डॉलर के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं ट्रंप। तो एट द हार्ट ऑफ प्लान इनका नोशन क्या है आइए जानते हैं। उनका जो नोशन है वो ये है कि जो डॉलर का स्टेटस है ना इस टाइम पे, वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। आरबीआई के पास आज 600 से 700 बिलियन डॉलर करेंसीज है। चाइना के पास 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की डॉलर करेंसीज है। तो पूरी दुनिया आप ये देखो कि डॉलर को होल्ड करके रखती है अपने पास एज अ रिजर्व, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। तो मुझे अगर आज बांग्लादेश से कुछ खरीदना है, चाइना से खरीदना है, साउथ अमेरिका में या रशिया में, या आप देखो जर्मनी से कुछ खरीदना है, हर जगह एक करेंसी चलती है, वो है डॉलर। अब दुनिया की वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी होना ये कोई प्रिविलेज नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा बर्डन है यूएस के लिए। आप कहोगे क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्योंकि डॉलर एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, तो सारी कंट्रीज ना डॉलर अग्रेसिवली खरीदती है। आरबीआई के रिजर्व्स एक टाइम पे 300 बिलियन हुआ करते थे, आज 700 बिलियन है। तो कैसे हुए? आरबीआई एग्रेसिवली डॉलर खरीद रहा है, सब एग्रेसिवली डॉलर खरीद रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहा है, हमेशा डॉलर और स्ट्रांग होता जाता है। अब जब डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो कुछ भी अमेरिका में अगर बनता है तो उसको एक्सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कितना महंगा हो जाएगा। आप सोच रहे हो डॉलर में कुछ भी इंपोर्ट करना इज नॉट वेरी इजी, और स्पेसिफिकली जब उसका कॉस्ट भी डॉलर्स में आया है बनाने का, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि डॉलर महंगा होते जाता है तो आपका प्रोडक्ट भी महंगा होते जाएगा और कंपीट नहीं कर पाएगा इंडिया से या चाइना से, जिनकी करेंसी लगातार वीक होते रहती है, भले आप सेम कॉस्ट पे बना दो। तो जो ग्लोबल डिमांड है डॉलर की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि ये इसकी वैल्यू को ऊपर लेकर जाता है। यूएस में बने हुए गुड्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं देन इंपोर्ट्स, और इसकी वजह से इवन जो अगर आप देखोगे हमारे ट्रेड डिफिसिट्स हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। ये इंसेंटिव देता है यूएस के मैन्युफैक्चरर कोर कंपनीज को कि अपना प्रोडक्शन आप दूसरे देशों में लेकर जाओ और वहां से यूएस में इंपोर्ट करो, ठीक है, और वो जॉब्स भी अपने साथ दूसरे देशों में ही लेकर चले जाते हैं। तो क्या इस नैरेटिव में कोई सच है जो मैंने अभी आपको बताया है? हाँ और ना, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको बताया है ये सच भी है और सच नहीं भी है। कैसे? तो ये सर्टेनली प्लॉसिबल है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं ये दे आर ईगर टू होल्ड यूएस स्टॉक्स। वो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां की ट्रेजरी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, रियल एस्टेट में भी करते हैं। तो ताकि इससे क्या होता है, एक फ्लो ऑफ इनकम, स्टेडी फ्लो ऑफ कैपिटल रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स में दुनिया भर से कैपिटल जाता रहता है, तो इससे क्या होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है ट्रेडेबल गुड्स के लिए, जैसे कि कार, नॉन ट्रेडेबल्स जैसे कि रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट्स, और हायर डिमांड रहता है हमेशा नॉन ट्रेडेबल गुड्स के लिए इन पर्टिकुलर, जो जिसकी वजह से क्या होता है, डॉलर का वैल्यू इंक्रीज होता रहता है और इंपोर्ट ज्यादा अट्रैक्टिव होता है अमेरिकन कंज्यूमर के लिए, एज मिस्टर मिरान सजेस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दुनिया भर के सारे इन्वेस्टर्स देखो यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूएस को सबसे सेफ मानते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर वहां पर है, वहां के यूएस स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, हर जगह फ्लो ऑफ कैपिटल जाता रहता है, जिसे हम एफडीआई बोलते हैं। तो यूएस में एफडीआई बहुत ज्यादा जाता है, हम लोग इंडिया में एफडीआई की टारगेट्स रखते हैं ना। तो वहां पे क्या होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है ट्रेडेबल गुड्स के लिए, जैसे कि वहां कार की बात करो, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट की बात करो, और
जो नॉन ट्रेडेबल गुड्स है ना, नॉन ट्रेडेबल गुड्स के लिए और इन पर्टिकुलर जो है डिमांड ज्यादा रहता है, डॉलर की वैल्यू इसकी वजह से ज्यादा बढ़ती है। अब जैसे फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडिया में जब आते हैं तो डॉलर लेकर आता है, उसके बाद डॉलर को बेच करके वो रुपी खरीदता है और रुपी में ही तो इन्वेस्ट करता है फिर वो रुपी के टर्म्स में। अगर मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, रिलायंस से मुझे 10,000 करोड़ लगाना है, मेरे पास डॉलर है, तो मैं पहले उसे रुपी में कन्वर्ट करूंगा, उसके लिए रुपी बाय करूंगा, रुपी 10,000 करोड़ के अगर मैं बाय करूंगा तो रुपी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा, मेरी करेंसी और स्ट्रांग होगी। तो वही डॉलर के साथ हो रहा है, उनकी करेंसी स्ट्रांग होती रहती है क्योंकि उनके यहाँ एफडीआई काफी आता रहता है, फॉरेन इनफ्लो भी काफी आता रहता है। लेकिन ये जो लॉजिक है ये ओवरलुक करता है, ये मिस कर रहा है क्रूशियल डिटेल को। अब इस लॉजिक ने भी क्या मिस कर दिया, जो डॉलर की रिजर्व करेंसी स्टेटस है वो डिमांड बढ़ जाता है उसकी वजह से, किसका, ट्रेजरीज का, जो बॉन्ड्स है वहां के। लेकिन ये डिमांड सारे यूएस के एसेट्स के लिए नहीं बढ़ाता। एशियन सेंट्रल बैंक्स फॉर एग्जांपल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर होल्ड करते हैं ट्रेजरी बिल में। ये कौन सा बिल है भाई, तो देखो सिंपल, इंडिया में गवर्नमेंट बहुत सारे बॉन्ड इश्यू करती है, जैसे किसान विकास पत्र ले लो आप, एक सिंपल सा बॉन्ड है, राइट। वैसे ही गवर्नमेंट के बहुत अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको 4% 5% देगी, और आप क्यों इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट कभी बॉन्ड को डिफॉल्ट कर ही नहीं सकती है, इसमें 100% गारंटी है रिटर्न की। तो वैसे ही दुनिया भर में जो लोग हैं वो यूएस के बॉन्ड्स पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि यूएस कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा अपने बॉन्ड पे, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया, चाइना, जापान, कोई भी कंट्री आप उठा लो वो होल्ड करती है यूएस की ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स है जिसपे उन्हें ब्याज मिलता है। तो यहां पे ये क्या करते हैं, ये इसका यूज करते हैं अपने एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए, और एक फाइनेंशियल बफर रखते हैं कि कोई क्राइसिस आ गया तो हमारे पास एक फाइनेंशियल बफर रहेगा। ये अवॉइड करते हैं दूसरे टाइप ऑफ यूएस के एसेट्स। तो इनका ये कहना है कि यूएस में सिर्फ एक ही एसेट है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, और वो कौन सा एसेट है, वो है इनका ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है, एंड ट्रेजरी बिल्स। एंड बाकी ये यूज क्या करते हैं, इसका ये यूज करते हैं अपने करेंसी को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, एज अ फाइनेंशियल बफर यूज करते हैं। और बाकी जो एसेट्स हैं, इक्विटी, रियल एस्टेट, ये सेम पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होल्ड नहीं कर पाता। तो इन पे हमेशा आप देखोगे तो कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी का। तो इसका मतलब कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन्हें सिर्फ ट्रेजरी बिल्स एक्यूमुलेट करने की जरूरत है, उन्हें कोई सरप्लस नहीं चाहिए, ट्रेड सरप्लस उनको ऑब्टेन करने के लिए। और जो नेसेसरी फंड है वो रेज किए जा सकते हैं एग्जिस्टिंग फॉरेन एसेट्स को बेच करके, जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट, फैक्ट्रीज। ऐसा पहले हो भी चुका है। अगर आप देखोगे 1960 में से लेकर मिड 1970s तक डॉलर ने एस्टैब्लिश कर लिया था अपने आप को एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। लेकिन यूएस ऑलमोस्ट हमेशा एक करंट अकाउंट सरप्लस रन कर रहा था, ना कि डेफिसिट। तो करंट अकाउंट सरप्लस कैसे रन कर रहा था, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे, वो यूएस की ट्रेजरीज खरीद रहे थे, और अमेरिकन फर्म्स क्या कर रही थी, वो फॉरेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज खरीद रही थी। तो चाइना ने $100 बिलियन की यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट किया, अमेरिकन कंपनीज गई, उन्होंने चाइना में क्या किया, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करी, इधर थ्रू अ डायरेक्ट परचेज या फिर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे फैक्ट्रीज ग्राउंड अप पूरा बनाते हैं स्क्रैच से। तो जो पोस्ट वॉर एरा था, यहाँ पे हार्डली कोई टाइम रहा होगा जहाँ पे जो कंट्री है जो इशू करी थी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, वो करंट अकाउंट सरप्लस रन कर रही थी। ब्रिटिश पाउंड को भी अगर आप देखोगे तो वो अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। एंड ऑफ नेपोलियनिक वॉर से लेकर इन 1800s टू वर्ल्ड वॉर 1 1914 तक पाउंड का दबदबा था पूरी दुनिया में, जैसे अभी डॉलर का है। और थ्रू आउट द पीरियड यूनाइटेड किंगडम जो है हमेशा एक्सटर्नल सरप्लस रन करता था बाय बॉल्स्टर्ड बाय हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इट्स कॉलोनियल एम्पायर। अब हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन ने कैसे किया ये तो हमें भी पता है, क्योंकि हमारे से भी उन्होंने काफी ज्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं। तो देर इज अनदर वे टू इंटरप्रेट द यूएस करंट अकाउंट डेफिसिट, जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये रिलेशनशिप जो है ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन एक्सचेंज रेट और ट्रेड इम्बैलेंस। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है जितना मिस्टर मिरान की थ्योरी सजेस्ट करती है। अगर आप अकाउंटिंग टर्म्स में देखते हो तो एक कंट्री जो करंट अकाउंट सरप्लस जिसका इक्वल करता है डिफरेंस बिटवीन नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, करंट अकाउंट सरप्लस इक्वल्स व्हाट, डिफरेंस between national savings and investment by both the government and private sector। तो इंपॉर्टेंटली जो इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब होता है फिजिकल एसेट्स जैसे कि फैक्ट्री, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ बात नहीं हो रही है, स्टॉक्स और बॉन्ड्स की, ठीक है। तो अगर आप इस लेंस से देखोगे तो क्लियर है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये इन्फ्लुएंस हो रहा है नॉट जस्ट बाय एक्सचेंज रेट बट बाय एनीथिंग जो अफेक्ट करता है बैलेंस बिटवीन नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। 2024 में यूएस का फिस्कल डेफिसिट 6.4% था, ठीक है, जीडीपी का 6.4%, और ये काफी ज्यादा था करंट अकाउंट डेफिसिट से जो 4% ऑफ जीडीपी से कम ही था।
अगर आप क्लोजिंग देखोगे फिस्कल डेफिसिट की, तो इट वुड नॉट, मतलब अगर आप वाइल क्लोजिंग द फिस्कल डेफिसिट, अगर आप फिस्कल डेफिसिट को क्लोज करते हो तो इट विल नॉट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म नहीं होगा फिस्कल डेफिसिट कम करने से। ये डिपेंड करेगा कि गैप को आप कैसे क्लोज कर रहे हो एंड प्राइवेट सेक्टर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स होगा देन लॉन्चिंग अ ट्रेड वॉर। Reducing the fiscal deficit would, however, involve difficult political task. सबसे पहले बहुत डिफिकल्ट पॉलिटिकल टास्क है कि आप कांग्रेस को कन्विंस करो कि भाई आप और थोड़ा रिस्पॉन्सिबली पैसे खर्च करो, जो आप टैक्स जो है वो थोड़ा ढंग से खर्च करो, जो बिल्स हैं उनको अच्छे से पास करो कि भाई थोड़ा प्रूडेंस रहे, कम खर्चा हो। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तभी जाके आप फिस्कल डेफिसिट को कम कर पाओगे। और अनलाइक अ हाई प्रोफाइल ट्रेड कन्फ्रंटेशन, ये कोई फॉरेन लीडर्स को मतलब ये फोर्स नहीं करने वाला कि वो ट्रम्प के पास आए कुछ फेवर करने के लिए। इंस्टेड ये मीडिया अटेंशन बैक टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ले आएगा और कांग्रेशनल नेगोशिएशंस पे ले आएगा, जहां डोनाल्ड ट्रम्प अपने कांग्रेसमैन से और कांग्रेस से पार्लियामेंट, जैसे यहाँ पार्लियामेंट होता है वहां पे हम कांग्रेस बोलते हैं यूएस में, उनसे नेगोशिएट करना स्टार्ट करेंगे। एक दूसरा की फैक्टर है बिहाइंड करंट अकाउंट डेफिसिट, और वो ये है कि जो स्ट्रेंथ है अमेरिकन इकोनॉमी की, जो बाय फार सबसे डायनामिक है पूरी दुनिया में, जो सारे मेजर प्लेयर्स को आप उठाओ और कंपेयर करो, और इसकी वजह से यूएस बिजनेसेस ना पर्टिकुलरली बहुत इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। इवन मैन्युफैक्चरिंग जो है अगर आप देखोगे तो इसका जीडीपी में शेयर बढ़ा है, और रीजन एम्प्लॉयमेंट जो है इट हैज नॉट केप्ट द पेस, सॉरी यस, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट की हमने को डिस्कस किया हमने। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया इस आर्टिकल में, फिस्कल डेफिसिट को। तो यहाँ पे सिंपली हमने इस आर्टिकल में ये सेकंड हाफ में कवर किया कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट को कम भी करने की कोशिश करते हो ना, तो ये बड़ा ही पॉलिटिकल टास्क है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जो अटेंशन चल रहा है ग्लोबल, ये कहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा लोकल पॉलिटिक्स पे, यूएस की, क्योंकि ये काम है लोकल पॉलिटिक्स का। इसके अलावा आप फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे हो, इससे इसका मतलब ये नहीं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो रहा है। इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो कैसे यहाँ पे रिएक्ट करती हैं एंड प्राइवेट कंपनीज किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करती हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा डिटरमाइन करने में इन सारी चीजों को। जीडीपी एज अ शेयर यूएस में ग्रो हुआ है, ये भी हमें पता है। तो मिस्टर मिरान का जो प्लान है ना, ये क्लेवर है, लेकिन इसमें काफी सारे फ्लॉड डिजाइन्स हैं। एंड क्या प्लान है इनका, हम वापस से शुरू पे आते हैं कि ये डॉलर को किसी तरीके से वीकन करें ताकि मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया से वापस यूएस में आए। और डॉलर को वीकन करेंगे तो क्या होगा, जॉब्स वहां पे क्रिएट होंगी जहां पे यूएस में चाहता है, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रोडक्शन वहीं पे होगा, कंजम्पशन वहीं पे होगा, और ये एक्सपोर्ट भी कर पाए बाकी दुनिया में अगर लगातार डॉलर वीक होता रहे तो, ठीक है। ये इनका मेन गोल है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है इसके काफी सारे कॉजेज होते हैं, और आइडियाज की टैरिफ जो है ये सब कुछ फिक्स कर सकता है, ये एक बहुत ही डूबियस आइडिया है, इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। अब बात करूंगा मैं अगले आर्टिकल की, अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन। ये इंडिया का डेटा है, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं इन्फ्लेशन की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड हमारा डेटा होता है, और रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली अगर आप देखोगे तो और नीचे आया है, और 4% का जो आरबीआई का टारगेट था उससे कम है। तो जो डिक्लाइन आया है इन्फ्लेशन में, ये एक्सपेक्टेड है ऑन अकाउंट ऑफ ईजिंग प्राइसेस अक्रॉस वेरियस गुड्स कैटेगरी, जैसे कि फूड आइटम्स। तो शायद आपने फील किया होगा कि ओवरऑल चीजें अब ज्यादा महंगी नहीं हो रही हैं, ठीक है, प्राइस स्टेबल हैं। इवन सब्जियों के दाम अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसे सब्जी का दाम नहीं हो जिस टाइम पे आउटलायर बन गया हो, जो बहुत ज्यादा महंगा हो गया हो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, जहां तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा। लोकली हो सकता है शायद कहीं पर ऐसा हो रहा हो, बट अक्रॉस इंडिया मैं कहूंगा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक रास्ता खोल रहा है किसके लिए, आरबीआई के लिए, कि वो ब्याज दर को घटा पाए। अगर ब्याज दर घटेंगे तो हमारे सबसे पहले क्या होगा, इकोनॉमी को बहुत स्टिमुलस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ब्याज दर घटेंगे तभी कंपनीज लोन लेकर के कम ब्याज पर इन्वेस्ट करेंगी, नई फैक्ट्रीज खोलेंगी, उससे लोगों की जॉब बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, और उससे कंजम्पशन और बढ़ेगा, वो लोग और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी में एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगा। एंड हमारे लिए जो हमारे लोन्स हैं, चाहे एजुकेशन लोन्स हो, चाहे हाउस लोन हो, चाहे कार लोन हो, ये सारे भी हमें आगे जाकर के सस्ते होते हुए नजर आएंगे। तो यहां से ये साइकिल शुरू हो रहा है, जहां पे हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि इन्फ्लेशन कम रहेगा, महंगाई दर कम रहेगी, और इकोनॉमी में जो पैसा है वो सस्ता रहेगा। तो
इसका एक ट्रेंड आप ये भी देखोगे कि आगे मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी और ज्यादा इशू होंगे, वापस से कंपनीज इशू करना शुरू करेंगी। तो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर है, आप देखो अगर आपके फोन पे 10 बार आपको क्रेडिट कार्ड के कॉल आने लग जाए अगर, तो वो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि बैंक्स के पास लिक्विडिटी आ गई है, नॉर्म्स थोड़े रिलैक्स हो गए हैं क्रेडिट के, बैंक मार्केट में पैसा आ गया है और वो पैसा लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है, तो लोन्स के लिए अगर कॉल आ रहे हैं, पर्सनल लोन्स के लिए, हाउसिंग लोन के लिए, ये सारी चीजों के लिए कॉल ज्यादा आ रहे हैं पहले से कंपैरेटिवली, तो इसका मतलब आप देखो कि ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि बैंक्स के पास लिक्विडिटी है और साथ में आगे इंटरेस्ट रेट्स भी घटने वाले हैं और वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा यहां पे डेट इशू करें। बात करते हैं अगले आर्टिकल की और यह है रुपए की। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, किस तरीके से हमारा हेल्थ केयर बजट जो है काफी ज्यादा चेंज हो सकता है इसको फिक्स करने के लिए, जिससे हमारे पे फाइनेंशियल स्ट्रेन्स आ सकते हैं एज अ कंट्री, राइट। दूसरा हमने डिस्कस किया यूएस के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एडिटोरियल था कि डॉलर वीक होता है तो क्या होगा, अब डॉलर वीक होगा तो उससे रुपए भी तो फर्क पड़ेगा, राइट। और तीसरा हमने डिस्कस किया है इससे पहले हमारा इन्फ्लेशन, क्योंकि ये हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को इंपैक्ट करता है और इन्फ्लेशन जो है हमारे डेट की जो वैल्यू है, डेट पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको भी अफेक्ट करता है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, शेयर है कंपनीज के, उस पर भी असर डालता है। तो ये तो सबसे ज्यादा असर डालता है हमारी लाइफ पर। अब बात करूंगा मैं हमारे करेंसी की, रुपए की, क्योंकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सैलरी जो कमा रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ रूपी के डिनोमिनेशन में है, राइट। तो रुपया कमजोर हो रहा है या रुपया मजबूत हो रहा है, इससे काफी फर्क पड़ता है हम लोगों को और हमारी कंपनीज को भी जिसमें हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो रुपया अगर आप देखोगे ये फिर से अपना ग्राउंड रीगेन करता हुआ नजर आ रहा है। पहले 2-3 दिन लगातार नीचे गिरा जब से वॉर वाली न्यूज आई और उसके बाद 34 पैसे स्ट्रांग होकर 85.38 पर डॉलर पर सेटल हो गया अगेंस्ट प्रीवियस क्लोज ऑफ 85.72। जो लोकल करेंसी है ये गिरा है 85.7, गिरा है कहां तक, 85.87 पर डॉलर तक गया है ये अगेंस्ट ग्रीन बैक का मतलब क्या होता है, डॉलर। तो यहां पे रिकवरी देखने को मिली ड्यू टू डॉलर सेल्स। सबसे पहले क्या हुआ, आरबीआई ने क्या किया, यहां पे देखा कि रुपया नीचे आ रहा है तो रुपए को तो सेव करना है हमें, ठीक है, इतनी जल्दी तो नीचे नहीं आने देना है। तो इन्होंने क्या किया, डॉलर बेचना स्टार्ट किया और रुपया बाय करना शुरू किया, जिसकी वजह से रुपए को सपोर्ट मिला और यहां पे रिकवरी देखने को मिली। तो यहां पे शार्प फॉल था वॉर के रिपोर्ट्स के बाद, जब न्यूज वालों ने बहुत ज्यादा हल्ला मचा दिया। इसलिए मैं कहता हूं आप न्यूज मत देखो, आप सिर्फ हमारे न्यूज पेपर की वीडियो देखो, दैट इज इनफ। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, चाहे वॉर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। तो वी माइट ओपन स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट वीक, ये कहना है एक एनालिस्ट का कि हम हो सकता है अगले हफ्ते और बढ़िया हम लोग और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ओपन हो। और जो डोमेस्टिक करेंसी है इन्होंने विटनेस किया है स्टीपेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन मोर देन 2 years में ऑन थर्सडे, और गेन जितने भी थे इनके सारा इरेज कर चुके हैं और इन्होंने बाउंस बैक किया और ऑन फ्राइडे टू ट्रेड 0.27% स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द ग्रीन बैक। तो एस्केलेशन की जो रिपोर्ट्स आई इंडिया पाकिस्तान की और ये सारी चीजों की, इसकी वजह से हमारा करेंसी जो है वॉलेटाइल हो गया। और मैं कई बार ये डिस्कस कर चुका हूं कि वॉर के वक्त एक करेंसी ऐसी चीज होती है जहां काफी वॉलेटिलिटी आ जाती है एंड करेंसी लगातार हमें ड्रॉप होती हुई नजर आती है। अगर दो देशों के बीच में कभी भी आप देखोगे वॉर है तो दोनों की करेंसी इसको सबसे बड़ा झटका लगता है हमेशा। अब इंडिया में काफी सारी चीजें और भी हो रही थी, जहां पे आरबीआई ओपन मार्केट ऑक्शंस कर रहा था, ऑपरेशंस ऑक्शंस कर रहा था, बैंक्स में लिक्विडिटी बूस्ट कर रहा था और ब्याज दर घटाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को। तो यहां पे क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? जी हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है आरबीआई के ऑपरेशंस पे भी, बट वी थिंक कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं होता है, तो ये एक शॉर्ट टर्म छोटा सा एक बम्प होगा जो हम आराम से फेस करके आगे निकल जाएंगे। अब बात करूंगा आज के आखिरी आर्टिकल की। ये अब इकोनॉमी या करेंसी के बारे में नहीं है, ये कंपनी के बारे में। कंपनीज के बारे में ज्यादा आर्टिकल्स थे नहीं आज, बट मैं डिस्कस करूंगा स्विगी को। स्विगी, जोमैटो, इसमें काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर लेकर के बैठे हैं, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि स्विगी के लॉसेज अगर आप देखोगे तो ये वाइडन हुए हैं, 2 गुना बढ़ गए हैं मार्च क्वार्टर में। सेम हमने देखा जोमैटो को कि जोमैटो के जितने प्रॉफिट्स थे वो सारे एरेज हो गए थे। आई थिंक 30 करोड़ का में भी प्रॉफिट होगा उनके पास, दैट्स इट, इस बार जो उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो क्या रीजन है? फूड डिलीवरी एग्रीगेटर स्विगी ने कहा है कि इनके लॉसेस बढ़कर के 2 गुना हो गए हैं। ठीक है, इनका 1081 करोड़ का लॉस हुआ है जो पहले 550 करोड़ का था, एंड रेवेन्यू जंप हुआ है कितना, 44.8%। ये 4400 करोड़ हो गया फ्रॉम 3000 करोड़। पूरे साल की अगर बात करें तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है लॉस ऑफ 3116 करोड़ और कंपेयर टू द लॉस ऑफ 2350 करोड़ इन FY24। रेवेन्यू पूरे साल का अगर आप देखोगे तो 15,227 करोड़ है, अप 35% ईयर ऑन ईयर। और कंपनी के लॉसेस जो हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये क्विक कॉमर्स क्यूकॉम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सिमिलरली
जोमैटो ने ये सेम चीज पोस्ट की कि वो ब्लिंकिट में कैश बर्न कर रहे हैं, जहां पे काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कैश अभी काफी बर्न करना पड़ रहा है क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन भी है जेप्टो और ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के बीच में। अब रैपिडो भी इसमें आने की बात कर रहा है, नए कंपीटर्स आने की बात कर रहे हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो इन्होंने नए ऐप्स लॉन्च किए। सबसे पहले तो इनका कहना है जैसे इंस्टामार्ट, स्नैक एंड पिंग एंड नए स्टोर्स भी इन्होंने काफी सारे ओपन किए हैं। तो इनके जो फूड डिलीवरी इंजन है इन्होंने डिलीवर किया है बेस्ट रिजल्ट, ग्रोथ के मामले में बहुत बढ़िया है। एंड इनका कहना है कि क्यूकॉम इंडस्ट्री जो है वो रैपिड एक्सपेंशन में चल रही है इस टाइम पे। इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी रैप अप कर दिए हैं, काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, स्टोर्स खोल रहे हैं एंड आर आउट ऑफ होम कंजम्पशन बिजनेस जो है इनका ये प्रॉफिटेबल हो गया है इन Q4 FY25 within just 2 years of its integration. ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वी रिमेन फोकस्ड ऑन ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ डिलीवरिंग अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस टू कंज्यूमर्स। एबिटा क्या होता है? कई लोग बोलेंगे अरे ये क्या है, तो भाई ये प्रॉफिट होता है, समझो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब मैं कह रहा हूं मेरी कंपनी का प्रॉफिट ये है, ये इस प्रॉफिट में से मैंने जो ब्याज वगैरह जो मैं पे करता हूँ बैंक को या टैक्सेस देना है, ये सब मैंने नहीं घटाया, ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी नहीं किया है, मतलब वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी होती है तो वो भी डेप्रिसिएशन में डालते हैं हम लोग। तो ये सिंपल प्रॉफिट है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ये बढ़ा है कितना, 15.4%। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, इस क्वार्टर से मतलब पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो पिछले साल ये सेम क्वार्टर था इस साल से, और ईयर ऑन ईयर 5 गुना बढ़ गया है पिछले साल से इस साल। ओवरऑल अगर पूरा साल कंपेयर करोगे तो 5 गुना इंक्रीमेंट है। स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी रही है, एग्जीक्यूशन रहा है, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है टू 2.9%। ऑन द अदर हैंड कंपनी का जो क्यू कॉमर्स आर्म है, स्विगी, इंस्टामार्ट, इनका भी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ा है टू 101%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना हुआ है, डबल हो चुका है, क्लॉकिंग 4,670 करोड़ इन Q4। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब एक ऑर्डर से आप पहले 100 रुपए का सामान मंगवाते थे इंस्टामार्ट से, अब ये बढ़ा है 13.5%, ठीक है। तो इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी पहले से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप रोज ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।